हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन दिस लेक्चर। तो अभी हम लोग इस सेशन में दो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही खूबसूरत एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट सीरीज इज फॉर यू कैन से कि जेई एडवांस एंड ओलंपियाड के लिए आप बोल सकते हो। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत हैं और इन दोनों क्वेश्चन को अपन एकदम क्लियरिटी के साथ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दीज आर क्वालिटी क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि यही केवल दो क्वेश्चन रहेंगे। इस सीरीज को मैं काफी कंटिन्यू करने वाला हूं और पीरियोडिक बेसिस पे इसको अपन करने वाले हैं। तो आपसे जस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है केवल कि ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको ईमानदारी से आप देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत हैं। कॉन्सेप्चुअली इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में जनरली स्मोक एंड कॉलम का प्रॉब्लम आप बता सकते हो बिकॉज कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपकी फर्नेस है, वहां मतलब कंबशन हो रहा है, वहां से स्टैक लगा हुआ है, स्टैक से जो आपका एग्जॉस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कंबशन गैसेस जो निकलती हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपली ऐसे ही कॉलम हमारा स्मोक का निकल रहा है, स्टैक नहीं है, मतलब एक तरीके से चिमनी नहीं है, सिंपल अपन कंबशन करवा रहे हैं और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आप वीडियो को एक बार पॉज करिएगा और क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा। जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्फिडेंस है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले अपने आप प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ आंसर को मैच करवाइए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम लोगों मुझे मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मेरे साथ में साइमल्टेनियसली आप इस सीरीज के हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है, जो कि जनरली स्लो रहती है, तो आप 1.25x या 1.5x डिपेंड ऑन कि आपकी मतलब स्पीड क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो के मतलब क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वन ऑफ द खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जो पूरा मॉडल है या बैकग्राउंड है वो पहले क्लियर करवाता हूं। ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे छोटे छोटे जेई मेंस के या नीट के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, हालांकि मैं नीट वाले बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा कि ये इस सीरीज को देखें, बट जेई वाले तो देख ही सकते हैं आराम से, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं। हम जैसे बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे आके मेहनत करते हैं। ठीक है, गुड। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार मैं समझाता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ वेट वुड है। ठीक है, एक तरीके से फ्यूल है जो कि जलाया जा रहा है इन अ फायर प्लेस। ठीक है, किसी फर्नेस में जलाएंगे ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो फर्नेस की हाइट अपने को कंसीडर नहीं करना है। 7 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 7 मीटर की दूरी पे ये देखा जाता है स्मोक में कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के नियर अबाउट है। ठीक है, ये मेजर किया गया बाय यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस। डिसरिगार्ड द एक्सचेंज ऑफ हीट। देखो ये इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है डिसरिगार्ड द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग एयर। ठीक है, तो ये पहला एक तरीके से उसने क्वेश्चन में एजम्पशन इंपोज कर दिया है। ठीक है, गुड। विद द सराउंडिंग एयर, ठीक है, चलेगा। assume that the atmospheric pressure at the ground is constant in time। ठीक है, समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, and that is given by P नॉट। अब हमें एक बात पता है, अगर हम बात करें तो हमें एक बात ये आइडिया है दोस्त कि जो सी लेवल पे रेफरेंस प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, अगर हम पी नॉट की बात करें एट सी लेवल या इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें, वी नो डेट की ये 101.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं ये पास्कल में होता है। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, आगे अपन देखेंगे क्या वैल्यूज अपन इसकी लेके चलेंगे, बट हमें यह पता है कि इतना होता है। आगे फिर क्या बोला है, द एयर टेम्परेचर इज 20 डिग्री सराउंडिंग, यानी एम्बियंट का टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है। तो उसने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है टी नॉट, और यू कैन से कि टी इंफिनिटी, या हम बोल सकते हैं कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है दैट इज द एम्बियंट टेम्परेचर,
और ये हम लोगों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। और जब भी कभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जनरली हम लोग उसको एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में बदल लेते हैं फॉर फर्दर कैलकुलेशन, बिकॉज प्रॉपर्टीज मैक्सिमम हमारी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे दी होती है, बाई यू कैन से एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती हैं। तो ये दिया हुआ था हमें, और 7 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर और दिया है। तो z इज इक्वल टू 7 मीटर है। अच्छा, z क्या बोला जा रहा है समझिएगा पहले। जनरली मैं ये मान के चलता हूं कि एक्सेस एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं। तो जनरली ये मैं मान के चल रहा हूं कि लेट्स से ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये जेड एक्सेस है, और ग्राउंड लेवल पे हम लोग ये मानेंगे, ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ये हम मान के चलते हैं, ग्राउंड लेवल पे कि हमारा जो z है, ठीक है, इसको रेफरेंस माना है, z जो होगा वो 0 होगा, और ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे तो मैं z को जनरली पॉजिटिव कंसीडर करता हूं। आप अलग भी ले सकते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और नीचे चलने पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि z मेरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा समय लेंगे, क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर तरीके से बताते चलेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट सोल्यूशन उठाया और रख दिया, आंसर निकाल दिया ABCD, तो वैसे नहीं हो पाएगा। अपन प्रॉपर तरीके से चीजों को समझते चलेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चों के ना मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आता है, बिकॉज अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं और एकदम क्लियरिटी के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एज अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा से कर लेना, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चा चूंकि बहुत मीडियम बैकग्राउंड का होता है, वो नहीं कर पाता है, और फिर बाद में वो एक तरीके से हेजिटेट करता है पूछने को लेके। आगे बोला, स्मोक एज्यूम दैट द स्मोक रिप्रेजेंट एन आइडियल गैस। फिर से उसने बोला है कि आइडियल गैस आप मान सकते हो, तो एक सेकंड कंडीशन यहां पर उसने ये दिया है, एंड थर्ड कंडीशन आइडियल गैस मान सकते हो। आइडियल गैस का मतलब ये हो गया कि आप आइडियल या परफेक्ट गैस लेके चल सकते हो, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस मान सकते हो। ठीक है, परफेक्ट गैस आप इससे मान सकते हो। इट मींस यू कैन से कि पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एमआरटी आप लिख सकते हो, एमआरटी, ठीक है, मास के बेसिस पे लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर यू टी, वेर आर यू इज यू कैन से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, या इसको तुम मास अपान मोल्स को लिख सकते हो, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, एंड दैट इज आर यू इनटू टी। ठीक है, याद रखिएगा इस इक्वेशन में जो ये टेम्परेचर होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और प्रेशर भी जो हमारा होता है ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, दैट इज नॉट द गेज और वैक्यूम। और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रख सकते हो, ये केल्विन स्केल में पुटअप किया जाता है। तो मास अपान ये लिख के आप ये इक्वेशन यूज करना है अपने को। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, और मोलर मास दिया हुआ है, कैपिटल M आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं यहां पर म्यू से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द एयर। और उसने ये बोला है कि इसका जो मोलर मास है वो एयर के मोलर मास के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलेगा। एंड ऑफ अ मोलर स्पेसिफिक हीट दी हुई है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक हीट अपने को दी हुई है ये मोलर स्पेसिफिक हीट दी हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है। एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट RU आपको दिया हुआ है। बोला हाउ हाई विल द स्मोक कॉलम राइज अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से कितना राइज करेगा, और आंसर जो आपको बताना है वो किलोमीटर में बताना है, और अप्रॉक्स डेटा बताना है, एग्जैक्टली नहीं निकालना, अप्रॉक्स बताना है। तो छोटे मोटे एजम्पशन हम लेके इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को जरा। यहां पर मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, बिकॉज चिमनी की हाइट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो यहां पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं, z यहां पर 0 मीटर है। ठीक है, ग्राउंड है ये हमारा जो है ये ग्राउंड लेवल है, लेट्स से दैट इज अ ग्राउंड लेवल। और यहां से कुछ दूरी पे जाके, यहां से कुछ दूरी पे यानी कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस जाके, तो उसने बोला है 7 मीटर की हाइट पे अगर हम ऊपर जाएं, ठीक है, z इज इक्वल टू 7 मीटर की हाइट पे अगर ऊपर जाएं, तो यहां पर टेम्परेचर जो अपना दिया है, दैट टेम्परेचर विल बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाय यू कैन से 273, तो ये रफली आई थिंक 313 कैल्विन के नियर अबाउट निकल के आएगा। ठीक है, तो ग्राउंड से 7 मीटर की हाइट पे स्मोक का जो कॉलम है, स्मोक कॉलम जो है, ये स्मोक का कॉलम जो बन रहा है, ठीक है, स्मोक का कॉलम जो बन रहा है, ठीक है, स्मोक कॉलम जो ये है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात और भी है, अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में लेके जाओगे तो ये कॉलम फॉर्म हो रहा है, दैट इज द लैमिनार केस।
ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा सिलेंड्रिकल एग्जैक्ट शेप ये तो नहीं होगा, ठीक है, समथिंग डिफरेंट होगा, बिकॉज कुछ दूर चलने पे मे बी ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट कॉलम जो है बन रहा है या सिलेंड्रिकल फॉर्म कर रहा है, रेडियस में कर्वेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली ये सिलेंड्रिकल फॉर्म कर रहा है। तो हालांकि इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ यूज नहीं आएगा। अब उसने ये बोला है, मुझे ये बताइए कि कितनी हाइट तक कॉलम ये राइज करेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, सर ये तो निकल गया, ठीक है, चिमनी मतलब इससे फर्नेस से निकल गया, तो ये इंफिनिटी तक जाना चाहिए। देखो आप ऐसे समझिए, पहले आपने हॉट बैलून देखा होगा, आपने मे बी दीपावली के टाइम पे आपने भी जलाए होंगे, नीचे कैंफर जलाते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या होता है, हॉट गैसेस क्रिएट हो जाती हैं। और हमें ये पता है कि अगर अंदर हॉट गैसेस होगा तो गैस का जो हमें सीन पता है वो हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो गैस की होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो गैस का डेंसिटी है ये कम होता जाएगा। तो जो हॉट गैसियस होंगी उनकी डेंसिटी जो है ये लो होगी, और आसपास का जो मीडियम है, इसके सराउंडिंग मीडियम जो है एयर का, ठीक है, एयर मीडियम जो हमारा है ये मीडियम कोल्ड है, ठीक है। अगर आप मीडियम की बात करोगे तो मेरे दोस्त मीडियम जो है ये कोल्ड है, और गैस ये जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है ये हमारा हॉट है। तो दोनों के बीच में टेम्परेचर का एक डिफरेंस है, और इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अगर देखा जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच में एक डेंसिटी का डिफरेंस आएगा, ठीक है। एयर का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, जनरली लार्जर होगा, और जो हॉट गैसियस है या जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट हमारा है उसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो हॉट गैसियस है या जो ये स्मोक फॉर्म हो रहा है ये लाइटर हो जाएगा, और ये लाइटर है, आसपास का मीडियम कैसा, हैवियर है। तो एक तरीके से यहां पे बॉयंट फोर्स या बॉयंसी पिक्चर में आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहां पर बॉयंसी आ जाएगा या बॉयंट फोर्स आएगा, जिसकी वजह से ये कॉलम क्या करेगा, राइज करेगा। आपने देखा होगा कैंडल को जब आप जलाते हो तो फ्लेम जो बनती है वो इलोंगेटेड होती है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये फ्लेम इलोंगेटेड क्यों है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा, सर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बॉयंसी पिक्चर में आ रहा है, बॉयंसी की वजह से फ्लेम इलोंगेटेड हो गई है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं सर बॉयंसी में ग्रेविटी भी होता है, जी भी होता है, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को माइक्रो ग्रेविटी में करें, जाके स्पेस में लेके जाएं जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर एक तरीके से बॉयंसी नहीं रहेगा, और अगर बॉयंट नहीं आएगा या बॉयंसी का पिक्चर में नहीं मतलब ना आना इस चीज को बताता है फ्लेम इलोंगेटेड नहीं होगी, देन द फ्लेम विल एक्वायर अ स्फेरिकल शेप, ठीक है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होगा, या स्पेस में जो शटर जाते हैं उनसे जो फ्लेम्स निकलती हैं दीज आर द फ्लेम बॉल्स, ठीक है। बॉल के फॉर्म में क्या होता है, एग्जॉस्ट निकलता है आपका, ठीक है, वहां इलोंगेटेड फ्लेम नहीं होती जहां माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस होती है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि हम अर्थ पे कर रहे हैं, और अर्थ पे हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रेविटी है, न्यूटन सर ने ये बोला है। तो दैट फ्लेम इज गोइंग टू बी elongated, ये स्मोक का जो कॉलम होगा ये elongated होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। अब देखो क्वेश्चन बेसिक हमें ये समझ में आता है, अब करना कैसे है ये थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। देखो उसने बोला है रिगार्ड द एक्सचेंज ऑफ द हीट। हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन में चूंकि एम्बिएंट एयर में हो रहा है तो तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अपने को ये पता है अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें, अगर हम यहां पर हीट और ट्रांसफर की बात करें, देखो सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये समझने की कोशिश करिए। अगर हम यहां पे देखें तो हमारा कंडक्शन भी होगा, और एक ही दो क्वेश्चन से अपन मैक्सिमम रिवाइज करवा ले जाएंगे। कंडक्शन होगा, कन्विक्शन भी हो रहा होगा, तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहां पे पॉसिबल होंगे, और सर यहां पर रेडिएशन भी होगा, ठीक है, रेडिएशन भी हो रहा होगा। अब बात ये आती है कि कौन सा मोड कैसे होगा, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। देखो जब टेम्परेचर हाई है तो रेडिएशन डोमिनेटिंग होगा, और चूंकि ये 1000 केल्विन के नियर अबाउट शायद है, कितना टेम्परेचर है, नहीं टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट यू कैन से कि सराउंडिंग के बराबर, तो रेडिएशन मैं एक बार नेग्लेक्ट कर देता हूं, एंड कंडक्शन भी मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, मेनली कन्विक्शन पे फोकस करते हैं कि कन्विक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, इनको नेग्लेक्ट मैं वैसे ही कर दे रहा हूं, और यहां पर जो कन्विक्शन हो रहा है मेरे दोस्त,
ये कन्वेक्शन केवल और केवल एयर के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है. देयर इज नो एनी यू कैन से फोर्स्ड वे. हमने कोई फैन, पंखा, पंप नहीं लगा रखा है. तो यहां पर जो भी कन्वेक्शन है दैट इज अ नेचुरल कन्वेक्शन, और यू कैन से कि हमारा फ्री कन्वेक्शन हो रहा है. और फ्री कन्वेक्शन बॉयंसी की वजह से होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पिक्चर में आता है. और उसको भी उसने बोला है कि इसको भी आप जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हो. बस यही हमारा ट्विस्टिंग पॉइंट है. नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट करने जाते हैं मेरे दोस्त, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. यहां पर कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कॉलम और एम्बियंट एयर के बीच में. ठीक है, एम्बियंट एयर के बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. और अगर कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट एडियाबेटिक सिचुएशन. तो एडियाबेटिक कंडीशंस हम यहां पर मान सकते हैं. जो भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दे, ये कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि यहां पर जो है एडियाबेटिक कंडीशंस है. बहुत बढ़िया सर. अब एडियाबेटिक है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम देखें तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू होता है. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एनी साइकिल. ठीक है, जूल सर ने ये हमें बताया था. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TDM फॉर एनी साइकिल. ठीक है, ये किसी साइकिल के लिए ये देखने को मिलता है. बहुत बढ़िया सर. तो सर प्रोसेस के लिए क्या होगा? तो प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं तो दैट इज डी क्यू इज व्हाट, दैट इज डी ऑफ डब्ल्यू एंड प्लस का डी ऑफ ई बोल सकते हो. ठीक है, अगेन मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारी स्मोक या गैस है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल एंड काइनेटिक में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. तो यू कैन से कि ये डी ऑफ यू या डेल्टा ऑफ यू के बराबर है. एंड वेयर यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द यू कैन से स्मोक प्रोडक्ट जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस जो है. तो ये हम लिख सकते हैं दोस्त, दैट शुड बी डी क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ डब्ल्यू एंड प्लस का डेल्टा यू लिख सकते हो या डी यू लिख सकते हो. तो मैं डी यू लिख लेता हूं, डी ऑफ यू. ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं. क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशंस है तो इसको मैं जीरो बोल सकता हूं. और मुझे पता है कि अगर हमारा क्लोज सिस्टम एक तरीके से अगर हम माने और मान ले कि हमारा क्वासी स्टैटिक कंडीशंस है एंड सो ऑन, मतलब ये जम्सन मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मेरा वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय P इंटू डीवी होता है. और अगर मैं मास के बेसिस पे एनालिसिस करूं पहले, फिर इसको मैं मोलर में कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, ये कैपिटल M इंटू सी होता है, जहां पे ये स्पेसिफिक हीट है, ये हमारी मोलर हीट है. ठीक है, या इसका यूनिट जो है वो जूल पर मोल केल्विन होता है, मोल केल्विन. और ये क्या होगा, दैट इज केजी पर मोल होगा. और इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज जूल पर केजी केल्विन होगा. ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ये हमारा मोलर मास हो गया केजी पर मोल. तो इसको हम लोग लिख लेंगे. तो मास के बेसिस पे अगर लिखने जाएं तो दैट इज mcv इंटू हम क्या लिख सकते हैं, dt. तो यहां से मेरा इक्वेशन ये निकल के आ रहा है mcv dt एंड प्लस का मैं बोल सकता हूं बेटा pdv. ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड लेट्स से ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 है. ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन निकल के आई है दैट इज p इंटू डी एंड प्लस का मास के बेसिस पे cv इंटू डी टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम मोलर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम मोलर के फॉर्म में लिख सकते हैं m, और cv को लिख सकता हूं मैं मोलर के फॉर्म में m मोलर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर जो उसका वेट है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो है मॉलिक्यूलर इज इक्वल टू dt. ठीक है, या मैं इसको लिख दे रहा हूं दैट इज pdv प्लस का स्मॉल m अपॉन कैपिटल M एंड दैट इज मोलर हीट एट कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, CMV लिख देता हूं एंड dt इज इक्वल टू जो है ये 0 हो जाएगा. अब देखो ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं. ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स. तो इसको मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, गुड. अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितनी हाइट तक ये जाएगा. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितनी हाइट तक जाएगा,
तो सर ये उतनी हाइट तक जाएगा जहां पर जाके टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी जहां पे डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर हाइट तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट हमें निकालना है, तो मैं ये हाइट बोल देता हूं, लेट्स से कुछ भी मान लेते हैं, ये हाइट हमारी जेड है या कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, यहां से ग्राउंड से बोल देते हैं या ऊपर से मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को निकालना है, मतलब ये वहां तक जाएगा जहां पर जाके टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें बेटा कि कैसे करें, अब देखो यहां पर उसने बोला है प्रेशर का ग्राउंड लेवल पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें पता है हाइट के साथ प्रेशर हमारा वेरी करता है और हमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ से पता होता है। तो अगर हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से देखें, फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से अगर हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से अगर हम लोग निकालें कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ से क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से मेरे दोस्त हम लोगों को यह पता है कि हमारा जो dp बाई dz होता है, दैट इज माइनस का रो जी, एंड माइनस का रो जी होता है, माइनस का रो जी, या हम ये बोल सकते हैं dp इज इक्वल टू माइनस का रो जी इंटू क्या होता है, dz होता है, ठीक है, ये हम लोगों को अब पता है। गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर डेंसिटी जो है ये तो वेरिएबल है, डेंसिटी अगर देखा जाए तो डेंसिटी हमारी क्या है मेरे दोस्त, अब वेरिएबल है, ठीक है सर, डेंसिटी वेरिएबल है, तो डेंसिटी का वैल्यू पहले हम निकाल कर रख लेते हैं। तो हमें यह पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास और आर यूनिवर्सल इंटू टी होता है, ठीक है। या अगर हम ऐसे बोलें कि P इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी कर दें यहां पे, एंड 1 अपॉन मोलर मास आर यूनिवर्सल इंटू टी कर दें, तो देखो ये मेरा डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज द रो। तो यहां से अगर मैं रो निकालने जाऊं तो मैं बोलूंगा P मोलर मास एंड डिवाइडेड बाई आर यूनिवर्सल इंटू टी आएगा, और अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुटअप कर दूं तो मेरा डीपी निकल के आ रहा है माइनस का P इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई आर यू इंटू आर टी, और क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा और डीजेड आ जाएगा। ये मेरा डीपी निकल के आया, ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा डीवी के टर्म में है, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखूं, मान लीजिए ये इक्वेशन हमारी जो है ये इक्वेशन 2 है सर, ठीक है, इतना हम लोगों ने बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब यहां पर चूंकि क्या है, यहां पर डीवी है, तो हमें डीवी को डीपी के टर्म में रिप्लेस करना है, ठीक है, या कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सर, देखो इधर, अगर हम बात करें जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, ये हमारी पीवी इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर बात करें, एम अपान कैपिटल एम आर यू इंटू टी है, ठीक है। अगर हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो ये आएगा पी डीवी प्लस का वी टाइम डीपी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये टर्म्स हमारे कांस्टेंट है, तो दैट विल बिकम आर डी टी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आर डी टी लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं पी डीवी का वैल्यू निकालूं बेटा, तो पी डीवी का वैल्यू जो मेरा निकल के आएगा, ये एम अपान कैपिटल एम आएगा, आर यू आएगा, डी टी आएगा, एंड माइनस का ये v इंटू डीपी आएगा, ठीक है। अब इसका अगर वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो देखते हैं पहले क्या निकल के आता है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर दूं तो यहां पर ये कितना है, m डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आर यू डी टी, एंड माइनस का ये v डी पी हो जाएगा, और प्लस का ये m अपान कैपिटल m CV है और dt है, मोलर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है सर। यहां से देखो ये वाला टर्म मेरा कॉमन है, दोनों में मैं कॉमन ले लूं, तो अगर मैं ये वाला टर्म कॉमन ले लूं m अपान कैपिटल m, तो ये बचेगा r यूनिवर्सल प्लस CV और बाहर dt आएगा, और इज इक्वल टू जो है v dp हो जाएगा, ये बनेगा, इसको उधर भेज दिया। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा है, ये मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है, तो ये m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ये Cp बन गया, और ये dt आया, और v इंटू डीपी, डीपी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, तो ये रख देते हैं, तो ये वॉल्यूम है, माइनस का कितना आया है, ये प्रेशर है, मोलर मास है,
डिवाइडेड बाय ये आया है आर यू टी, ठीक है, यूनिवर्सल, और क्या है, जी इंटू डी जेड है, जी इंटू डी जेड है, ठीक है। अब देखो जरा गौर से इसको देखो, पूरे टर्म्स को जरा देखो, इस पूरे टर्म को देखो, माइनस में बाहर कर लेता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं पी वी, और एम को, स्मॉल एम को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा 1/कैपिटल M सी पी डी टी आएगा, स्मॉल एम इधर भेजा तो ये M/कैपिटल M बन गया, और ये आर यू टी बन गया, देखो ये ऐसे कुछ आया, और ये बन गया बेटा जी डी जेड बन गया। अब जरा ये देखो ये क्या लिखा है, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये 1/m CP आया, dt आया, इज इक्वल टू जी आया, माइनस आगे लगा हुआ है, देखते चलिएगा dz आ गया, ठीक है, इतना आ गया पहले, गुड। या यहां से मैं dz निकाल लूं अगर, तो dz मेरा निकल के आएगा, माइनस का CP आएगा, कैपिटल M है, Z है, एंड दैट इज आर dt। देखो ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट assumptions, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो ये आ गया, ये यहां पे निकल आया, ठीक है, ये निकल के आ गया है, dz इज इक्वल टू ये निकल के आ गया है, एक बात देख लीजिएगा, माइनस का CP अपान mg इंटू डी टी। अच्छा क्वेश्चन में उसने दे रखा था म्यू दिया हुआ है, तो ये म्यू दिया है म्यू जी इंटू डी टी, ठीक है, क्वेश्चन में उसने म्यू से मेंशन कर रखा है, मोलर मास जो है वो म्यू है, ठीक है, गुड। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस इक्वेशन को जरा देखते हैं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये dz निकल के आया है मेरा, dz जो बेटा आया है निकल के, ये आया है माइनस का CP डिवाइडेड बाई, चाहो तो तुम म्यू ले लो, तो मैं म्यू ले रहा हूं, dt आया है, नीचे शायद g है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, एक्सेलरेशन g दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g दिया है। अब हमें ये पता है, क्या पता है सर, कि z इज इक्वल टू 7 मीटर पे, z इज इक्वल टू 7 मीटर पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है सेंटीग्रेड है, या हमारा 313 केल्विन है, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, ये जहां तक मतलब जहां तक भी जा रहा होगा, लेट्स से वह वैल्यू हमारी क्या है, z है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 7 मीटर पे था, वहां पे जो टेम्परेचर होगा स्मोक का वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि ये 293 केल्विन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करते हैं, सब कुछ तो कांस्टेंट है, बाहर खींच लेते हैं, तो यहां पर आएगा जब z इज इक्वल टू हमारा कितना है, 7 मीटर है बेटा, जब z 7 मीटर है ग्राउंड से, तो टेम्परेचर जो है हमारा वो 313 केल्विन है, और जब z होगा यानी जो हमें निकालना है, तो टेम्परेचर जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, ये केल्विन में दिया हुआ है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये z आ गया, z माइनस का 7 आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस का CP हो गया, डिवाइडेड बाय ये म्यू इंटू जी आएगा, और ये बन जाएगा 293 और माइनस का 313 आएगा, ठीक है, माइनस का 313। तो यहां से मुझे z निकालना था, तो z हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस, अब सुनिएगा 7 प्लस का ये उधर जाएगा, एक मिनट रुकेगा, ये 20 माइनस का आएगा तो ये प्लस कर दिया मैंने, तो ये CP हो गया मल्टीप्लाइड बाय ये 20 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय म्यू इंटू जी आएगा, देखो ये आएगा बेटा, ठीक है। अब ये आंसर जो आएगा ये मेरा मीटर में निकल के आएगा, ठीक है, ये आंसर जो आएगा याद रखिएगा मीटर में आएगा। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है इंजीनियरिंग वाला, आप अपने आप कैलकुलेशन करिएगा। तो यहां पर म्यू का वैल्यू दिया है, आर का दिया है, ठीक है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो ये वैल्यू मेरी 7 है, प्लस का CP कितना हो जाएगा, CV दिया है 2.5 शायद दिया है, 2.5 दिया है R, तो 3.5 R हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 3.5 मल्टीप्लाइड बाय R यूनिवर्सल, शायद 8.31 दिया है, क्या दिया है, 8.3 दिया है या 31 दिया है, ठीक है, 8.31 दिया हुआ है, तो 8.31 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये 20 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा म्यू, म्यू कितना दिया है, म्यू इज व्हाट, दैट इज म्यू दिया हुआ है 20, म्यू कितना दिया है 29 ग्राम में दिया हुआ है,
केजी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 10⁻³ कर देते हैं, ग्राम को उसमें कन्वर्ट कर दिया, एंड जी इज व्हाट, दैट इज 9.81। ठीक है, ये याद रखेगा, ये मीटर में वैल्यू निकल के आएगी। तो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा ये, 3.5 इंटू 8.31 मल्टीप्लाइड बाई 20 and divided by 29 divided by 9.81 and multiplied by 1000 आ जाएगा, एंड प्लस का 7 ऐड कर दिया, तो ये जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है ये 2051.71 मीटर आ रहा है, बट उसने किलोमीटर में पूछा है, तो रफली ये 2.0517 किलोमीटर निकल के आएगा दोस्त, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 2.05 है ये, सी आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, सी आंसर आएगा, सी सिंगल करेक्ट था, सी आंसर निकल के आएगा दोस्त, सी। ठीक है, और इस सोल्यूशन को मैं पूरा टेलीग्राम में अपने अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप जो है इसके सोल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो, एक कॉपी बना लीजिएगा, जिनमें ये बढ़िया वाले जो क्वेश्चन जो मैं करवाते चल रहा हूं फिजिक्स में, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में लगता है कि प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में वो हमें बोल सकता है, और थोड़ा कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार पहले वीडियो को आप क्या करिए, पॉज कर दीजिए। ठीक है, एकदम स्टॉप कर दीजिए, और पहले आप क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रीड करिएगा, क्या डेटा दिया हुआ है उसको समझिएगा, क्वेश्चन का क्या बैकग्राउंड है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैसे हम इसको क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं गए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आंसर निकाल दिया, वैसा नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके इसमें चेक हो जाएंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पॉज करिए, मतलब वीडियो को पॉज करिए, और क्वेश्चन के डेटा को नोट डाउन करिए, सिचुएशन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने देख लिया होगा, आपने डेटा को नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन को एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। पहले देखो, यहां पर एक अपने पास सेल दिया हुआ है। ठीक है, एक अपने पास एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे आउटर सेल है हमारा। ठीक है, और उसमें हमारा ये कोई बुलेट है या सेल है, मान लीजिए ये सेल है, तो आउटर वाला एक जो सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन को एक बार पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में समझाता हूं। द लेंथ ऑफ द बैरल गन इज, ठीक है, बैरल गन की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द बैरल गन, तो ये बैरल का जो लेंथ पूरा है, दैट लेंथ इज 5 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड मास ऑफ द सेल फायर्ड, जो बुलेट या सेल जो फायर किया जा रहा है उसका मास जो है वो 45 केजी दिया हुआ है, तो बहुत बड़ा सेल है ये। और ड्यूरिंग फायरिंग कंबशन ऑफ द गन पाउडर, ठीक है, जिससे हमें पावर या थ्रस्ट मिलेगा। ठीक है, गन पाउडर यूज किया जा रहा है, ठीक है, थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए। प्लेस एट ए कांस्टेंट रेट, आर इज इक्वल टू रेट दिया है, उसका बर्निंग का रेट है ये। ठीक है, जिस रेट से वो बर्न आउट हो रहा है ये हमें दिया हुआ है। सो यू कैन से कि उसका मास जिस रेट से बर्न आउट हो रहा है, डीएम बाई डी डी आर हमें दिया हुआ है। द गन पाउडर इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए गैस ऑफ एवरेज मोलर मास दिया हुआ है, 5 इंटू दिस वन है, अगेन ये केजी पर मोल में दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेम्परेचर जो है ये हमारा 1000 केल्विन ऑफ द गैस है, रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। अब देखो, ये टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रहता है, तो यहां पर एक मेजर एजम्पशन आने वाला है कि अगर ये कांस्टेंट है तो जो भी हीट जनरेट हो रही है वो केवल और केवल इस सेल या बुलेट को बाहर निकालने में यूज की जा रही, थ्रस्ट प्रोवाइड करने में, यानी बाहर इस चेंबर और सराउंडिंग का जो मीडियम है, एम्बिएंट मीडियम है, इन दोनों के बीच में कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी एक तरीके से इंसुलेटेड सरफेस कर रखा है, या एडियाबैटिक प्रोसेस या कंडीशन आप यहां पर बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। इनसाइड द बैरल इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बैरल के अंदर जो सेल का डिस्प्लेसमेंट है वो टी की पावर अल्फा के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, नेग्लेक्टिंग द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस अदर देन द फोर्स ऑफ प्रोपेलेंट गैस ड्यूरिंग द फायरिंग। और किसी तरह का फोर्स आपको कंसीडर नहीं करना है, केवल और केवल फायरिंग के थ्रू जो प्रोपेलेंट या थ्रस्ट फोर्स आएगा गन पाउडर से, जो जनरेट होगा हॉट गैसियस से, उसे ही कंसीडर करना है। देन फाइंड द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जब यहां पर आएगा तो उस कंडीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी मजल,
ये तुम्हें निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया हुआ है। गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर मान लीजिए कहीं पर हमारे पास गन पाउडर है, गन पाउडर में आपने स्पार्क दिया, ठीक है, गन पाउडर को तुमने स्पार्क दिया, इसका कंबशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंबशन हुआ, कंबशन से केमिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो यहां पर है केमिकल थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर बहुत सारी एग्जॉस्ट गैसियस आई, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसियस जैसे जनरेट हुई, ठीक है, जब जैसे आपने अपनी मोटरसाइकिल या ऑटोमोबाइल में देखा होगा, आप क्या करते हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, आप अंदर क्या कराते हो, डीजल या पेट्रोल का कंबशन करवाते हो। तो वहां पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ डीजल एंड पेट्रोल जब कंबस्ट होता है, जब जलता है, तो वो हॉट गैसियस में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में आता है हॉट गैसियस, और वो हॉट गैसियस उतने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई नहीं हो पाती है, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड, उनको और वॉल्यूम या एरिया चाहिए, ठीक है, तो वो जो एक्सपैंड करती हैं, तो एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, और प्रेशर की वजह से फोर्स आता है, मतलब एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो कुछ ऐसे कंबशन में, जैसे अगर आपको हम समझाने के लिए जाएं, समझिएगा दोस्त, देखो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो अपन निकाल लेंगे, पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो लेट्स से यहां पर कहीं पर ये हमारा पिस्टन होता है, ठीक है, और बाकी हमें पता है कि पिस्टन इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक एंड सो ऑन, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, एंड कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक रॉड एंड दिस इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे हमारा क्या है बेटा, यहां फ्यूल है, अब फ्यूल को तुमने जलाया, कंबशन करवाया, ठीक है, फ्यूल को तुमने यहां पर कंबस्ट करवाया, तो जब कंबशन करवाते हो तो हॉट गैसियस यहां पर रिलीज होती हैं, यहां पर अगर तुम देखोगे तो हॉट गैसियस यहां पर रिलीज होती हैं, और ये हॉट गैसियस जो है वो एक्सपैंड करती हैं, एक्सपैंडेड, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है बेटा कि यहां पर एक प्रेशर डेवलप होता है, यहां पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, अगर देखा जाए तो यहां पर एक प्रेशर आता है, ठीक है, यहां पर क्या आता है, एक प्रेशर, तो पी ऑफ द गैस, ये गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन नहीं करवा, जैसे जैसे एक्सपेंशन होता जाता है वैसे वैसे ये प्रेशर बढ़ता जाता है। तो होता क्या है, अगर हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, पिस्टन का अगर एफवीडी हम ड्रॉ करें, तो पिस्टन का एफवीडी बनाने के लिए अगर हम जाएं तो कुछ ऐसे, ये पिस्टन पे एक हमारा थ्रस्ट फोर्स आता है, ठीक है, तो यहां पे जो पिस्टन पे थ्रस्ट आता है बेटा, ये हमारा क्या आएगा, गैस का जो प्रेशर है एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन, ये पिस्टन के एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, थ्रस्ट मिल जाएगा जो पिस्टन पे एक्ट करेगा। इस थ्रस्ट की वजह से पिस्टन हमारा इनर डेड सेंटर एंड आउटर डेड सेंटर, बीडीसी एंड टीडीसी, दैट इज नॉमेनक्लेचर, तो ये पिस्टन हमारा मूव करता है, बैक एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, ये पिस्टन हमारा जो है एक तरीके से बैक एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देता है। तो पिस्टन का जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होने की वजह से ये क्रैंक रोटेशन देता है एंड उसके करेस्पॉन्डिंग ये हमारा रोटेट करता है, ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है पिस्टन का, वो व्हील के रोटेशनल पावर में या उसके मोशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलर सिचुएशन यहां पर भी जनरेट हो रही है कि जब तुम यहां पर कंबशन करवाते हो तो ये जो हमारा एरिया है, मतलब बैक एंड एरिया है जो सेल का, ये जो सेल का एरिया है हमारा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है, ये प्रेशर अप्लाई करती है, पी ऑफ द गैस हमारा आता है, जिसकी वजह से इस पे हमारा एक थ्रस्ट फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है, इस पे क्या आता है बेटा, एक थ्रस्ट फोर्स आता है। इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये सेल जो है ये मूव करता है, ठीक है, ये सेल क्या करेगा, मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा, ठीक है, ये सेल एक्सेलरेट होगा। अब अपने को ये समझना है कि कैसे क्या कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। पहले उसने ये बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर अल्फा, पहले उसने ये कंडीशन हमको दे रखा है, ठीक है सर, हम बोल सकते हैं, यहां से मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा एंड t टाइम अल्फा हो जाएगा। लेट्स से ये मेरा पहली कंडीशन है जो क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा था,
ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है, तो मान लेते हैं ये पहली कंडीशन मेरी है, जरूरत पड़ने पे हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। बहुत बढ़िया सर। फोर्स जो हमारा आएगा, अगर हम फोर्स से चलें तो जो थ्रस्ट फोर्स बेटा आएगा उस पे ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन। ठीक है, एपी क्या है, पिस्टन का एरिया है। बहुत बढ़िया सर। गैस का प्रेशर हमें लिखना है। ठीक है, गैस का प्रेशर हम मान लेते हैं कि जो एग्जॉस्ट यहां जो कंबशन गैस है, ठीक है, गैस जो हमारी है, गैस इज बिहेव लाइक अ आइडियल गैस, बिहेव लाइक ए आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, अगर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। अब मेरे को एक बात ये बताइएगा, ये जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पिस्टन का जो एरिया है, मान लीजिए ये आगे की तरफ x दूरी जाता है। ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम गैस के लिए छोड़ेगा, या गैस इतने ही वॉल्यूम में एक्सपैंड होगी, इस वॉल्यूम में गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो यहां पर जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का निकल के आएगा गैस के लिए, दैट इज एरिया ऑफ द पिस्टन एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेल। ये मैं बोल सकता हूं, ये वॉल्यूम आएगा जो यहां पर गैस एक्सपैंड करेगी जब सेल मोशन में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे सेल आगे की तरफ मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये एरिया, ये वॉल्यूम उससे मिलता जाएगा और गैस इस वॉल्यूम में ऑक्यूपाई होती जाएगी। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सर, इसका फिर क्या करेंगे हम? सर इसका आपको दिख गया होगा, मैंने बोला आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है। इट मींस पीवी इज इक्वल टू एमआरटी एनआरडी हम लगा सकते हैं। तो लेट्स से पीवी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, जो गैस अंदर जो बर्न हो रही है, जो गैस आएगी ऑक्यूपाई होगी, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो उसका है, एंड दैट इज RUT। ठीक है, यहां से मैं प्रेशर ऑफ गैस बोल सकता हूं, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, मास RUT, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू डिवाइड बाय वॉल्यूम। या मैं इसको ये बोल सकता हूं दैट इज MRUT एंड डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है। अब वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द पिस्टन एंड मल्टीप्लाइड बाय, मतलब पिस्टन बोल सकते हो या सेल बोल सकते हो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर पिस्टन नहीं है सेल है, तो आप सेल भी बोल सकते हो। सेल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैं सेल बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये सेल है हमारा, तो ये सेल का जो एरिया है, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं। बट बहुत बढ़िया, तो ये प्रेशर मुझे आ गया। तो अब अगर मैं फोर्स लिखने जाऊं, थ्रस्ट फोर्स जो लिखेंगे हम, थ्रस्ट जो ये लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स जो थ्रस्ट लग रहा है, प्रेशर जो हमारा है MRUT एंड डिवाइडेड बाय M एरिया ऑफ SX एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया है ना, हाँ, एरिया ऑफ सेल जो है। तो एरिया से एरिया तो पहले कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, तो ये मास आ जाएगा, RU आ जाएगा, T आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय मोलर आएगा एंड X आ जाएगा। ये मेरा निकल आया। अब देखो मेरी बात समझो, पहले फोर्स मेरा ये आया है और डिस्प्लेसमेंट बोला है इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं पता है, तो एक बात मुझे समझ में आती है यार, फोर्स से ना मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं। निकाल लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। फोर्स से एक्सेलरेशन में निकाल सकता हूं। ये सेल पे लग रहा है, सेल का मास, और सेल का मास आई थिंक m0 दे रखा है, तो सेल का मास हो गया m0 और एक्सेलरेशन a आएगा एंड दैट इज MRUT एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू x। ये मैं लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया सर, यहां तक हो गया। सर एक्सेलरेशन जो मेरा निकल के आएगा, ये m आ जाएगा, RU आ जाएगा, T आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल MX आएगा एंड M0 आएगा। सर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज T की पावर अल्फा। अब सर क्या करें? अब हम कर सकते हैं, देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, क्या मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल के इससे कंपेयर करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकते हैं सर, क्योंकि और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है करने का। ठीक है, जो था वो हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, गुड। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालने जाएं तो दैट इज d² x बाई dt² आएगा।
2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ये निकल के आएगा सी अल्फा, अल्फा -1 आएगा, और टी की पावर 2 बार किया है, अल्फा -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों को आपस में अपन कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को उठा के कंपेयर कर देते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करने के लिए जाएं तो वहां से क्या मिलेगा देखते हैं सर। यहां से मेरा क्या है, m है, r u है, t है बेटा। यहां से कैपिटल M हो गया, x हो गया। अच्छा, x का वैल्यू भी रख देते हैं। x का वैल्यू जो मेरा था वो सी टी की पावर अल्फा था, रख दिया हमने। m0 हो गया इज इक्वल टू t हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा -1 हो जाएगा, एंड t की पावर अल्फा -2 हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है सर, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जरा इसको, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट को पहले, ये मास वेरिएबल है, कंबशन मास है, तो यहां पर m रखना पड़ेगा। तो मान लेते किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t टोटल कितना मास कंबस्ट हो गया होगा। तो जो रेट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग थ्रस्ट आएगा। तो रेट हमें r दिया हुआ है और ये t दिया हुआ है। जरा इसकी वैल्यू और पुट अप करो यहां पे, जरा और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज फिर निकलेगा नहीं आंसर। ठीक है, क्योंकि बीच में फंस गए हैं। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा r इंटू टी, एंड दैट इज r यूनिवर्सल कैपिटल T डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई आएगा कैपिटल M हो गया, C हो गया, T की पावर अल्फा हो गया, और यहां पर मेरा m0 हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर मेरा C हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, C अल्फा, और ये अल्फा -1 हो गया, और T की पावर जो है वो अल्फा -2 है, ये दिया हुआ है। ठीक है सर, T को ऊपर ले जाओ, बाकी टर्म एक साथ लिखो। R U T हुआ, M आएगा, C आएगा, और m0 आएगा, और यहां बनेगा T की पावर 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, अल्फा -1, और T अल्फा -2। अब देखो, अगर ये दोनों LHS RHS बराबर है तो ये डायमेंशनल होमोजीनियस भी होगा, डायमेंशनल होमोजीनिटी रखेगा। तो डायमेंशनल होमोजीनिटी होने के लिए टेम्परेचर का, टाइम का इधर कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इधर सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो जो टाइम की यूनिट यहां पर है, देखो अब यहां पर कोई भी टाइम का वो नहीं है, आर हमने ले लिया है। ठीक है, आर मास हमने कंसीडर कर लिया है, तो यहां पर जो भी टाइम का फंक्शन था, ठीक है, वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा -2 होना चाहिए। तो यहां से क्या निकल आएगा, 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 3 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, क्योंकि आर की तो वैल्यू रखना है, या तुम चाहो तो आर की वैल्यू भी रख सकते हो यहां पे। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 निकल के आ गया। देखो हमने यहां से अल्फा निकाल लिया, जो मेजर एक इशू था वो अल्फा निकल आया। ठीक है, अल्फा यहां से निकल आया है, और अगर अल्फा निकल आया है तो किसी एक में रख के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस में रखें, प्रेशर यहां पर एक्सेलरेशन आया है। अब एक्सेलरेशन आया है तो मैं यहां पे अगर C निकालने के लिए जाऊं, ठीक है, x को जरा बोलो क्या था, x इज इक्वल टू C टाइम T की पावर अल्फा था। ठीक है, और यहां से तो नहीं निकलेगा, या यहां पर अगर मैं वैल्यू रख दूं, रुको 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 रुको, इसमें अगर वैल्यू रख दूं तो C का वैल्यू निकल आएगा। यहां पर रख देता हूं वैल्यू C का, निकालते हैं, देखते हैं। तो ये R हो गया, RU हो गया, T हो गया, और ये बेटा क्या निकल के आएगा, M दिया है, C दिया है, और ये स्मॉल m0 है, ये याद रखिएगा, स्मॉल m0 है ये। तो स्मॉल m0 हो गया, और T की पावर 1 माइनस का 2/3 हो जाएगा टर्म। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, और यहां पर क्या निकल के आएगा, C आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2/3 आएगा, और ये हो जाएगा बेटा 2/3 माइनस का ये 1 हो जाएगा, और T की पावर 2/3 और माइनस का ये 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा लेंदी आ रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंदी आ रहा है। ये हो जाएगा आर, आर यू हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा नहीं तो आंसर फिर नहीं आएगा। एम सी एम नॉट हो गया, और ये टी की पावर 2/3 करोगे तो ये 1/3 बनेगा, ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू सी, ये 2/3, और ये क्या बनेगा, माइनस में आ रहा है क्या, ये 2/3 माइनस का आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, अल्फा -1 है ना ये, तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना था, अल्फा 3/2 था, 2/3 रख दिया है, अल्फा जो था ये 3/2 था बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये था 3/2, ये 3/2 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, और ब्रैकेट में आएगा 3/2 -1, और टी की पावर आएगा 3/2 माइनस का 2, ठीक है, तो यहां पर भी, यहां पर कितना बचा, यहां पे कितना आया था, ये आया था 1 माइनस अल्फा, ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा का मतलब हो गया 1 माइनस का 3/2, ठीक है, ये था, और यहां बचेगा सी 3/2 आया, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये 1/2 आया, और टी के पावर 2 4, तो 4 माइनस का 3 माइनस 4 यानी माइनस का ये 1/2 आया, ये माइनस का 1/2 आया, यहां पर आया आर यू टी, एंड डिवाइडेड बाई ये आया कैपिटल एम सी, एम नॉट आया, और यहां पर आ जाएगा टी की पावर, फिर कुछ गलत कर रहे हैं, 1 माइनस का अल्फा है, और अल्फा -2 है, 3/2 किया, और माइनस का ये किया, तो शायद सही कर रहे हैं, देखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा ये माइनस का 1/2 आएगा, एक बार कैलकुलेशन देखते चलिएगा, 2 माइनस का 3 किया, ये आया, ये सी आया, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये 3/4 आया, ठीक है, ये आ रहा है, और यहां पर क्या आ जाएगा निकल के, ये टी के पावर माइनस का 1/2 आया, तो ये देखो कैंसल आउट कर जाएगा, ठीक है, ये क्या कर जाएगा, कैंसल आउट हो गया, तो यहां से बचा अब आर बचा, कैपिटल आर यू टी बचा, डिवाइड बाई एम सी एम नॉट बचा, देखते हुए चलिएगा, और यहां से 3/4 जो है वो सी आएगा, ठीक है, यहां पर ये बच रहा है, देख लेना टी कैंसिल हुआ है, ठीक है, टी कैंसिल हुआ है, तो ऐसा ना हो कहीं गलत कर दिया हो हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, सी को मैं उधर भेज दे रहा हूं, सी को उधर भेजूंगा, सी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा आर ऑफ आर यू टी, एंड डिवाइडेड बाई यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा कैपिटल एम एम नॉट आएगा, इज इक्वल टू 3/4 आएगा, एंड दैट इज सी स्क्वायर, ठीक है, 3/4 आएगा, सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो यहां से सी स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 4/3, आर आएगा, आर यू आएगा, टी आएगा, अपन कैपिटल एम आएगा, एम नॉट आएगा, ठीक है, ये निकल के आएगा, या यहां से सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/3, आर आएगा, आर यू आएगा, कैपिटल टी आएगा, कैपिटल एम आएगा, एम नॉट आएगा, ये निकल के आएगा बेटा, ठीक है, ये निकल के आएगा, सी मेरा ये निकल के आ रहा है, एंड आई होप कि आपका भी ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो सी ये निकल के आएगा, ठीक है, अब हमें निकालना था वेलोसिटी, ठीक है सर, निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी निकालने के लिए x हमें पता है कि c टाइम t के पावर अल्फा है, तो वेलोसिटी अगर निकालें तो dx बाई dt करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा c टाइम अल्फा इंटू टी की पावर अल्फा -1 आएगा, ठीक है, t के पावर अल्फा -1 आएगा। अब हमें निकालना कहां पर है, हमें निकालना है यहां पे जहां पर x हमारा कितना है, l के बराबर है, तो हमें निकालना है हमें निकालना है यहां पे, एक मिनट रुक जाओ पहले, यहां पर v दिया है, x हमको पता है, मतलब कौन सा समय पे निकालना है, तो पहले तो मैं वेलोसिटी लिख देता हूं, समय यहां से देखो, पहले यहां से x इज इक्वल टू जब l होगा वो समय निकालना है, तो इधर l हो गया, इधर c हो गया, एंड t की पावर ये अल्फा हो गया, यानी t इज इक्वल टू आ जाएगा c डिवाइडेड बाई l, इसकी पावर 1/अल्फा, ठीक है, इस समय पे निकालना है वेलोसिटी को,
तो वेलोसिटी हमें निकालना है c, अल्फा हो गया है, और किस समय पे निकालना है ये हमें पता है, तो ये c डिवाइडेड बाई एल है, और इसकी पावर 1 बाई अल्फा है, और ब्रैकेट में क्या है बोलो, अल्फा माइनस का 1 है। ठीक है, ये हमने उस समय की वैल्यू रख दी जिस समय पे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो दैट विल बिकम c अल्फा, और ये c l, इसकी पावर 1 बाई अल्फा आएगा, और l की पावर, एक मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, c अपान l, इसकी पावर 1 बाई अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। जरा न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो c की नहीं रखते हैं पहले, ये 3/2 है। ठीक है, ये c डिवाइडेड बाई ये l है, ये कितना आ जाएगा बोलो, अल्फा, यानी कि 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, तो यहां पर आ जाएगा c, यानी यहां पर आ जाएगा 3c/2 आएगा, और c की पावर, c अपान l, इसकी पावर आ जाएगा, कितना आएगा ये 1/2 बनेगा एंड डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, 1/2 एंड 3/2 ये कैंसिल हो गया, 1/3 आया, तो ये हो गया 3c डिवाइडेड बाई 2 एंड c डिवाइडेड बाई l, इसकी पावर बनी है 1/3, 1/3 पावर आई है। ठीक है, इसकी पावर कितना आया है, 1/3 आया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको लिखने जाएं तो ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। वेलोसिटी जो हमारी निकल के आई है दैट इज 3c/2 आई है, और c अपान l, इसकी पावर जो आई है निकल के वो 1/3 आई है। ठीक है, चलो एक बार मैं c का वैल्यू निकाल लेता हूं, अलग से न्यूमेरिकल वैल्यू c की कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा, यहां पर c का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये है 4/3, 4/3 है, और ब्रैकेट में r। ठीक है, तो r कितना है हमारा, r दिया है 2 इंटू 10 के पावर 3 है। ठीक है सर, 2 इंटू 10 के पावर ये 3 दिया हुआ है, एंड आर यू यूनिवर्सल कितना है, तो जूल में रखना, आर यूनिवर्सल दिया है क्या, आर यूनिवर्सल नहीं दिया है, तो 8.31 रखेंगे। ठीक है, 8.31 रख देते हैं, तो 8.31 हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया, आई थिंक 1000 कैल्विन दिया है, कितना दिया है, 1000 कैल्विन है, 1000 कैल्विन है। ठीक है, चलेगा, तो ये 1000 कैल्विन यहां हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, कैपिटल एम मोलर मास कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर -2 दिया है, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -2 दिया है, एंड एम नॉट जो है ये शायद 45 kg दिया हुआ है सेल का वो, और इसकी पावर जो है ये 1/2 है, इसकी पावर क्या है बेटा, 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 पावर दी है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 8.31 आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई 1000 है, 10 डिवाइडेड बाई 5 है, डिवाइड बाई 45 है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 है, एंड अंडर रूट दिस, तो मेरा जो वैल्यू निकल के आ रहा है, एक मिनट बेटा गड़बड़ हो गया, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 8.31 मल्टीप्लाइड बाई ये 1000 है, एंड डिवाइडेड बाई ये 5 है, डिवाइडेड बाई ये 45, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, एंड जो भी आया है इसका अंडर रूट है, तो ये रफली जो निकल के आ रहा है मेरा, ये 3138 निकल के आ रहा है, एंड 0.29 निकल के आ रहा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, 3138.29 आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं रख दूं ये वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3138.29 आया, एंड डिवाइडेड बाई ये 2 आया, और मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, सी का वैल्यू ये नहीं आएगा, कुछ गलत किया है क्या इसमें, सी का वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, क्योंकि वैल्यू जो आएगा निकल के वो आई थिंक 550 मीटर पर सेकंड आता है,
तो यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? इस सी का अगर वैल्यू ये है, और इतना लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मिस्टेक मिलेगा भी नहीं। सी अल्फा अल्फा हो गया, वेलोसिटी जो हम लोगों ने निकाला है। तो ये एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बाकी सही है, कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लीजिएगा। एक बार मैं और देख ले रहा हूं। 5 इंटू 10 के पावर -2 दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा। और रफली वेलोसिटी आएगी 550 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 550 मीटर पर सेकेंड आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है? तो मैं ये भरोसा कर रहा हूं कि आप इसका कैलकुलेशन देख लेंगे बेटा। सी आंसर आएगा 550 मीटर पर सेकेंड आता है इसका आंसर। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं रफली एक बार और चेक कर लेता हूं कि कहीं पर कुछ मिस तो नहीं हुआ है। यहां पर x था, एरिया एरिया कैंसल आउट हो गया था, आर यू टी एंड एम एक्स था, आर यू टी एम एक्स आया, एक्सेलरेशन ये आया, और यहां से एक्सेलरेशन सी अल्फा अल्फा माइनस टी माइनस 2 था, ठीक है? दोनों एक्सेलरेशन को हमने कंपेयर किया, तो रेट ऑफ बर्निंग आर टी के बराबर हमने लिख दिया। आर यू टी किया, अल्फा का वैल्यू 3/2 सही आ रहा है, ठीक है? 3/2 सही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखने जाऊं, तो अल्फा की वैल्यू जो है ये 1 माइनस का यहाँ अल्फा है, तो 1 माइनस का अल्फा अगर मैं यहाँ रखूं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर यू टी एंड सी एम नॉट आ गया, ये आएगा 2, तो माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, और यहाँ पर 2 2 4 हो गया, 3 में से 4 गया, तो माइनस का 1/2 यहाँ पर भी आएगा। ये कैंसिल आउट कर रहा है, ये कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये 3/4 सी के बराबर आया है, और सी एक नीचे है, तो यहां से सी स्क्वायर बना है, और सी का वैल्यू ये आया है, और सी का वैल्यू ये आया है। इसमें टाइम नहीं आया है, तो टाइम नहीं आया है, अल्फा -2 है, 3/2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 में से 4 गया, तो माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है? ए माइनस का 1/2 बचा, और यहां से 2 में से 3 गया, तो माइनस का 1/2, ये कैंसिल आउट कर रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ रही है सी की, एंड दैट एक्स इज व्हाट, दैट इज अ सी अल्फा, सी डी अल्फा है, तो यहाँ से निकल के आ गया, एक अल्फा बाहर आ गया, अल्फा -1 आएगा वेलोसिटी, और अल्फा -1 आया है, और यहाँ से अगर मैं टी को निकालने जाऊँ, तो सी अपान एल की पावर 1/अल्फा है, सी अपान एल की पावर 1/अल्फा है, मल्टीप्लाई अल्फा -1 आएगा, एंड दैट विल बिकम, ठीक है? इसमें कोई वैल्यू हमने गलत रखी है, 8.31 जूल पर केल्विन, इसकी पावर 1/2 किया है, और ये हमारा 2 इंटू 10 के पावर 3 kg दिया है, 45 है, मास m इंटू 10 के पावर -3 दिया है, टेम्परेचर 1000 है। कहीं कुछ गलती मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है? चलो, अब देखो इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया है कि गलती ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, एंड मुझे लगता है शायद कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने कहीं पर मिस्टेक नहीं किया है, तो मेनली कॉन्सेप्ट अपने को देखना था, कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने कहीं मिस्टेक नहीं किया है, तो एक बार देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में अपन इसको फिर से एक बार उठा लेंगे, ठीक है? तो अपलोड तो मैं कर रहा हूं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद में भी मैं कहीं पर गलत हो रहा हूं, तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, अगर दिख गया तो हटा देंगे वीडियो, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए जेई 2027 एडवांस पेपर 1, याद रखिएगा, मोर देन 1 ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है? और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, या इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हुए चलिएगा। कहीं ना कहीं जब एडवांस की सीरीज अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे पक्का इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है?
तो इस क्वेश्चन को अपन जो है वो करने वाले हैं, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को अपन आगे करेंगे। चलिए, तो इसी पॉजिटिव होप के साथ अपन इस सेशन को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा मैं कि 2 की जगह 3 क्वेश्चन ले लूं, 4 क्वेश्चन ले लूं। थोड़ा इस सेशन को मैं लंबा खींचने वाला हूं, 1.5-2 घंटे के आसपास करवाएं, जिससे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर होती हुई चले। तो टेक केयर, बाय बाय।